नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। एक क्विक रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत ये हमारा 10वां पार्ट है और इसके पहले हम लोगों ने 9 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ग्रामीण परिवेश कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। इसी तरह से हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको ग्रामीण परिवेश कंप्लीट पढ़ना है, वन ऑफ द बेस्ट नोट चाहिए आपको, तो ये हमारा ई बुक है। आप इसको डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल वहाँ पे दिया गया है, आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसके पहले हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, तो ये हमारा 41वां क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड आगे हम लगभग 150-200 क्वेश्चन जैसा हो सकेगा कंप्लीट यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, तो 41वां क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित कौन सी संस्थाएं हैं। तो 3 संस्थाएं हैं दोस्तों, एक है नेशनल सैंपल सर्वे, दूसरा है इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट और तीसरा है NCAER। ये 3 संस्थाएं हैं जो कि सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित हैं। ठीक है, NCAER के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप लोग इसको गूगल कर लीजिए। ठीक है, ये एक इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर है, इतना यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन किसकी पुस्तक है। तो ये मूर की पुस्तक है, राइटर है मूर। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन मूर द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भूमंडल पे कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझते चलिए। भूमंडल पे 3 प्रकार के समाज पाए जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कृषक समाज, औद्योगिक समाज और इसके बाद में एक होता है जनजातीय समाज। ठीक है, जनजातीय समाज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारतीय समाज जो है ये कृषक समाज है, अमेरिकन समाज को हम औद्योगिक समाज बोलते हैं और अफ्रीकन समाज को हम जनजातीय समाज बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आगे अभी आए, वैसे आप जान लीजिए कि अफ्रीकन समाज को हम जनजातीय समाज बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत जब आप जनजाति पढ़ रहे होते हैं, भारत की जनजातियाँ, तो वहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी आप समझते चलिए। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, किस जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। तो यह है खरवार जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति है, खरवार जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन से सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करते हैं। ठीक है, कौन से सूचकांक जो हैं उस सामाजिक विकास को इंगित करते हैं। तो मानव विकास सूचकांक, इसके बाद में मानव निर्धनता सूचकांक, इसके बाद में लिंग संबंध विकास सूचकांक। ये तीनों सूचकांक दोस्तों आपको याद रखने हैं। ऑप्शन दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सूचकांक हैं या नहीं है, तो वहाँ से आप इसको करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगेन, टोडा किस राज्य की जनजाति है। तो ये तमिलनाडु की जनजाति है, टोडा तमिलनाडु, दोनों एक दूसरे से संबंधित लग रहा है। टोडा तमिलनाडु है ना, डाटा दोनों में आ रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला है समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI की स्थापना विश्व बैंक की सलाह पर कब हुआ। मतलब विश्व बैंक की सलाह पर FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ। तो यहाँ पे 1965 में हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग चेक कर लेना, मुझे लग रहा है कि 1956। एक्चुअली डेटा क्या होता है, कभी कभी गलत हो जाता है, तो 65 का 56 हो जाता है, वैसे दोस्तों 65 ही रहेगा। ठीक है, जैसा होगा आप लोग कमेंट चेक कर लीजिए, वहाँ पर मैं पिन कर दूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, कृषक समाज की प्रमुख इकाई क्या है। तो भूस्वामी, पर्यवेक्षक कृषक और काश्तकार, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, पर्यवेक्षक कृषक। तो कृषक समाज की प्रमुख इकाई, ध्यान दीजिएगा, कृषक समाज की प्रमुख इकाई भूस्वामी, मतलब जो कृषक होता है वो भूस्वामी होता है, अपनी ज़मीन का पर्यवेक्षक होता है, और काश्तकार जो रोजगार होता है, ये सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं, यानी कि कृषक समाज की ये प्रमुख इकाई है। अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग इनमें से कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं। तो कृषि और पशुपालन तो ये इनका मेन व्यवसाय है, प्रमुख व्यवसाय है। इसके अतिरिक्त शिल्पकार हो सकते हैं, लोहार हो सकते हैं, मिट्टी के बर्तन आदि बना सकते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें अब कम हो रही हैं, अब तो काफ़ी सारे रोज़गार डेवलप हो रहे हैं गांव क्षेत्र में भी, तो ये चीज़ें अब कम हो रही हैं। ठीक है, फिलहाल शिल्पकार और लोहार तो अभी भी है, लेकिन मिट्टी के बर्तन वाला काम दोस्तों काफ़ी कम हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है। तो सभी को पता होगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि और पशुपालन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ग्राम प्रधान होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये ग्राम प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट कब पारित हुआ। ठीक है, ये आप चेक कर लेना,
इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट कब पारित हुआ, जो कि केंद्रीय अधिनियम है, ये 1974 में पारित हुआ। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछ सकता है यूपी एग्रीकल्चर डिजीजेज एंड पेस्ट्स एक्ट, ये कब पारित हुआ, तो 1954 में पारित हुआ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन यूपी से संबंधित हो सकता है या फिर ये क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि कोई ज़रूरी नहीं कि ये इसी चैप्टर का है, लेकिन आपको पता है कि चैप्टर के जो कंटेंट है वो आगे पीछे कर रहा है, कभी किसी चैप्टर से कुछ पूछ ले रहा है, कभी किसी चैप्टर से कुछ पूछ ले रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये 2 डेट याद रखना, यूपी एग्रीकल्चर डिजीजेज एंड पेस्ट्स एक्ट 1954 और ये जो आप देख रहे हैं इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्या उद्देश्य था? खाद्यान्नों में भारत आत्मनिर्भर हो, ऐसा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था। इसको हम लोगों ने पहले भी देखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परिवार है। ठीक है। ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई परिवार है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण पारिवारिक विघटन का कारण क्या है? मतलब ग्राम समाज में जो परिवार विघटित हो रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो ये खेतों का आकार घटना, एकता में कमी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये परिवार के विघटन में सहायक हो रही हैं आजकल। ओके। इसके बाद में अगला है, डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ये जीएस संबंधित क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया, मुझे इंपॉर्टेंट लगा। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये डार्विन की पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ये डार्विन की पुस्तक है। ठीक है। ठीक है। बहुत लोग कहेंगे ये आप क्या पढ़ा रहे हो, तो यार मैं कह रहा हूँ कि ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर शामिल कर दिया, जीएस संबंधित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? तो मेयो वोई ने प्रस्तुत किया। ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण मेयो वोई ने प्रस्तुत किया। ठीक है। भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण मेयो वोई ने प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समाज का सावयवी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो हर्बर्ट स्पेंसर। अगेन कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टपक सकता है। ठीक है एग्जाम में। तो समाज का सावयवी सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण समाज के समूह अथवा वर्गों का अस्थायी विभाजन है। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक स्तरीकरण मतलब समाज में जो विभिन्न स्तर है ना, कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई मतलब इस टाइप का जो स्तर बना दिया गया है, तो ये क्या है? ये सामाजिक स्तरीकरण समाज के समूह अथवा वर्गों की अस्थायी विभाजन है, वर्गों का अस्थायी विभाजन है। ऑब्वियस सी बात है, वर्गों का अस्थायी विभाजन है जो परस्पर श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों में संलग्न होता है। यह कथन किसका है? यह है पी जसबर्ट का कथन। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे आप नहीं समझेंगे लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिए। ये पी जिसबर्ट ने इसको बोला है। और ये क्या है कि ये समाज में जो संघर्ष होता है कि कौन सी जाति सबसे आगे है या कौन सा बिरादर, बोलते नहीं बिरादर, ये बिरादर ऊंचे है, ये बिरादर नीचे, निचली बिरादरी के ये हैं, तो यही संघर्ष, ठीक है, ये समाज में अभी भी है। तो वही बोल रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज के समूह अथवा वर्गों का स्थायी विभाजन है जो कि परस्पर श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों में संलग्न होता है। ये किसने कहा है? ये जसबर्ट ने बोला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग। सामाजिक इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप इन्वर्टेड कामा लगा लीजिए। ठीक है। यहाँ पे है सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ एक्चुअली, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए आप। ठीक है। सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में परस्पर विपरीत विचारधारा एवं निष्ठा वाले वर्गों का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लोकतंत्र की बात हो रही है, यहाँ पे चुनाव की बात हो रही है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं शासन प्रणाली में जो विभिन्न वर्ग हैं ये क्या होते हैं? ये एक होकर चुनाव लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे किसी निचले तबके को अवसर नहीं दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है, यह है सामाजिक इंजीनियरिंग। कुछ अलग क्वेश्चन है, सो तब भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको मान के चलिए। ठीक है। ये क्या है? सामाजिक इंजीनियरिंग यही चीज़ है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली में पारस्परिक विपरीत विचारधारा एवं निष्ठा वाले वर्गों का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना सामाजिक इंजीनियरिंग है। ठीक है। क्वेश्चन कुछ अजीब सा है लेकिन आप इसको समझते चलिए। ठीक है। अगला है, सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है। कंफ्यूज मत होना, ये सही है। ठीक है। ये एक शब्द है। ठीक है। ऐसे सामाजिक इंजीनियरिंग, तो सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में कमी, वैसे मैंने इस क्वेश्चन के बारे में पिछली बार भी डिस्कशन किया था। ये क्वेश्चन दोस्तों अगर आप नॉर्मली थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे आपको गलती लगेगी इस क्वेश्चन में।
लेकिन इसका राइट आंसर यही है, प्रच्छन्न बेरोजगारी में कमी। इसको आप याद ही कर लीजिए। सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है प्रच्छन्न बेरोजगारी में कमी। ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तु का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। और गांव में ये क्वेश्चन बन सकता है, गांव में मृत पशुओं द्वारा प्रदूषण होता है, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? तो चमड़ा उतारकर मृत पशु को गड्ढे में दबाना, ये चीज़ें भी कर सकते हैं। चमड़ा उतारकर पशु को गांव से काफ़ी दूर ले जाकर दबा सकते हैं। सफाई कर्मी यानी कि जो प्राकृतिक सफाई कर्मी है, गिद्ध, चील, कौवा आदि द्वारा स्वतः ही गांव में जो मृत पशु होते हैं इनको खत्म कर दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन एक्चुअली में बन सकता है। ठीक है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टॉपिक्स आपको और देखने चाहिए। हालांकि हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है इस चैप्टर से संबंधित उनको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन कई सारी बुक्स को देखने के बाद में पता चल रहा है कि कुछ टॉपिक और भी आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है। तो वहाँ पे तो डिटेल में दे रखा है, कई सारी बुक्स में इनको डिटेल करके दे रखा है, लेकिन मैंने इनको शॉर्ट में फिर से आप लोगों के सामने रखना उचित समझा। और कुछ टॉपिक जो कि आपको देखने चाहिए उनको मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। ठीक है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने कई सारी पद्धतियाँ देखी, इनमें से कुछ पद्धतियाँ आपको और देखनी चाहिए, जिनमें है साक्षात्कार पद्धति। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू सभी लोग जानते होंगे, एक इंटरव्यूअर होता है और एक आदमी या फिर एप्लीकेंट आके इंटरव्यू देता है। वहाँ पे क्या होता है, इंटरव्यूअर जो होता है वो आदमी, जो अगला आदमी उसके सामने बैठा हुआ है, उसके मन की बातों को जानने का प्रयास करता है। तो वही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पद्धति के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति के आंतरिक विचारों को जानने एवं समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आप देख लीजिए। गुडे एवं हार्ट के अनुसार साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। तो ये थोड़ा डेफिनेशन हो गया, टफ होता है, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम कंप्लीट फिर से डिटेल में समझाएंगे, वीडियो लंबा करेंगे, ऐसा नहीं है। आप खुद इन टॉपिक्स को देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। या फिर अगर आप बाय करना चाहें हमारा ग्रामीण परिवेश का ई बुक, तो आप बाय भी कर सकते हैं। ठीक है। साक्षात्कार की विशेषताएं हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 पक्ष होता है, दोनों पक्षों के बीच में उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है। ठीक है। साक्षात्कार एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। उद्देश्य क्या होता है आप समझ सकते हैं, संस्था में प्रवेश के लिए, नौकरी में चुनाव के लिए, किसी अधिकारी अथवा नेता से मिलने के लिए साक्षात्कार कंडक्ट किया जाता है। ठीक है। अगला है दोष एवं सीमाएं, आप यहाँ पे दोष एवं सीमाएं भी देख सकते हैं। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपको देखना चाहिए वो है प्रश्नावली। प्रश्नावली जैसे मतलब क्या होता है, प्रश्नावली एक प्रश्नों की सूची होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्नावली प्रश्नों की एक क्रमबद्ध सूची होती है, जिसके अध्ययन विषय से संबंधित क्षेत्र के व्यक्तियों के पास भेज दिया जाता है और उससे उत्तर की अपेक्षा की जाती है। ठीक है। अभी तो पहले डाक के द्वारा भेजा जाता था और मंगाया जाता था, लेकिन अभी क्या है, ईमेल वगैरह आ गया है, फैक्स है, तो वहाँ से भी सारी चीज़ों को सेंड किया जाता है और रिसीव किया जाता है। आपको इसमें बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है। प्रश्नावली की विशेषताएं आप सभी को पता हो सकता है, इसको आप खुद कर सकते हो। क्या होता है, प्रश्नों की सूची होती है जिसे अनुसंधानकर्ता उत्तर के साथ डाक या मेल के द्वारा भेजता है। ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको देख लीजिए, समझ लीजिए। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वही है कि अनावश्यक तथ्यों को छोड़ना, संख्यात्मक अनुमापन, विस्तृत, विशाल, विविध एवं व्यापक रूप से बिखरे हुए लोगों की सूचनाएं संकलित करना, ये सारी चीज़ें इसके उद्देश्य होते हैं। ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण है आपको चेक करना चाहिए, यह है अंतर्वस्तु विश्लेषण। ठीक है। इनको हम बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस। इसमें क्या होता है, तथ्यों के विषय से संबंधित सामग्रियों को व्यवस्थित एवं श्रेणीबद्ध किया जाता है। इस प्रवृत्ति की शुरुआत सर्वप्रथम मैल्कॉम विली ने 1926 में किया था। ये आप थोड़ा वुडलैंड ने इसको अपने शीर्षक से इस माध्यम से प्रकाशित किया था, इसको आप देख लीजिए। वुडलैंड ने फॉरेन न्यूज़ इन अमेरिकन मूविंग न्यूज़पेपर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है। इसको हटा ही दीजिए। अंतर्वस्तु विश्लेषण का मतलब वही है जो आप यहाँ पे पहली लाइन में देख रहे हैं। इसके बाद में इसकी विशेषता आप देख लीजिए। इसकी विशेषता है इसके माध्यम से संचार द्वारा या भाषागत व्यक्तियों से प्राप्त तथ्यों की अंतर्वस्तु का विश्लेषण आसानी से किया जाता है। ये डेटा मैंने आपके सामने रख दिया है, आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ लीजिए। ठीक है। अगला है इसका उद्देश्य, इसको भी आप देखते चलिए। गुणात्मक अध्ययन में वैषयिक रूप प्रदान करता है, ये लाइन आप ध्यान दीजिएगा। अंतर्वस्तु विश्लेषण के उद्देश्य में ये लाइन आप ध्यान दीजिएगा। गुणात्मक अध्ययन को वैषयिक रूप प्रदान करता है, गुणात्मक तथ्यों को मात्रात्मक रूप प्रदान करता है, संप्रेषण संबंधी अध्ययन को सुगम एवं आसान बनाता है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है। कम्युनिकेशन संबंधी अध्ययन को संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन ही होता है, आई थिंक। ठीक है। तो यहाँ पे उस अध्ययन को सुगम एवं आसान बनाता है। इसके बाद में वैयक्तिक अध्ययन है, इनको भी आप देखते चलिए। जब किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समुदाय का अध्ययन विस्तृत रूप से किया जाता है तो इस प्रकार किए गए अध्ययन को वैयक्तिक अध्ययन कहा जाता है। वैयक्तिक अध्ययन
पद्धति का व्यवस्थित रूप से सबसे पहले प्रयोग प्रसिद्ध समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वैयक्तिक अध्ययन का, ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने वैयक्तिक अध्ययन का पहले अध्ययन किया था। ठीक है, लेप्ले ने इस विधि से पारिवारिक आय व्यय का विस्तृत अध्ययन किया, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। लेप्ले ने वैयक्तिक अध्ययन विधि से पारिवारिक आय व्यय का विस्तृत अध्ययन किया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखते चलना चाहिए। वैयक्तिक अध्ययन के दोष हैं, इनको भी आप चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए। इसके बाद में सांख्यिकीय विश्लेषण, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होता है। सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग विभिन्न समस्याओं को समझने में किया जाने लगा है। इसकी सहायता से विभिन्न आंकड़ों तथा सामाजिक तथ्यों का वास्तविक वस्तु स्थिति को सूक्ष्म एवं यथार्थ रूप से समझा जा सकता है। यह सबसे आसान डेफिनेशन था, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद में मूल्यांकन जो हम लोगों ने देखा था वैज्ञानिक पद्धति में, कुछ ऐसा ही आप उसको आप जो वैज्ञानिक पद्धति होती है उसी में हम विशेषकर सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें अगला है, अतः सांख्यिकीय विश्लेषण द्वारा संकलित सामग्री को क्रमबद्ध किया जाता है तथा उसका विश्लेषण किया जाता है। सांख्यिकी की विशेषताएं हैं, इसको आप देख लीजिए। तथ्यों का समूहीकरण, तथ्यों का संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, सांख्यिकी संख्यात्मक आंकड़ों का समूह होता है। जो भी चीज़ें इसको आप देखते चलिए दोस्तों। ये मेरा उद्देश्य है कि ये डेटा आपके सम्मुख रखा जाए। ठीक है, बहुत लोग बोल देते हैं कि सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फालतू का पढ़ा रहे हो और कहीं नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ कि चलो ठीक है फालतू का है, लेकिन मेरा काम है कि कंप्लीट डेटा जो कि आपके बुक में दे रखा है, कई सारी बुक्स में दे रखा है, वो आपके सामने रखना। ठीक है, शॉर्ट वे में। तो अगर किसी को पढ़ना होगा, समझना होगा, तो वो इसको पढ़ सकता है। अदरवाइज अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में तो काफ़ी लंबा दिया हुआ है। ठीक है, ये सांख्यिकी की उपयोगिता एवं महत्व है, इनको तो एटलीस्ट आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि यहाँ से बन जाए क्वेश्चन। इसके बाद में सीमाएँ हैं, इसको आप देख लीजिएगा। सांख्यिकी केवल संख्यात्मक विशेषताओं का अध्ययन कर सकती है। सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं कर सकती है, ये इसकी सीमाएं हैं। सांख्यिकी के सबसे आवश्यक सीमा है कि इसका उपयोग अनुभवी व्यक्ति के द्वारा किया जाए, ये सारी चीज़ें इसका सीमा है। ठीक है, आंकड़ा विश्लेषण, जिसमें हमने फिर बात किया था कि इसको देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि हम मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें देखने लगते हैं, बहुलक वगैरह भी इसमें आता है। यहाँ पे क्या है, आंकड़ा विश्लेषण की प्रक्रिया वह माध्यम है जिसके द्वारा हम समाज से जुड़ी विभिन्न सूचनाओं की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। यह सूचना के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में हो सकते हैं। इसके अंतर्गत माध्य, माध्यिका, बहुलक, विक्षेपण या विचलन, मानक विचलन आदि आते हैं। ये आप फार्मूला याद रख लेना, हो सकता है कि भाई यही पूछ ले इसके अंतर्गत, है ना। तो बहुलक इक्वल होता है 3 × मध्यांक -2 × माध्य। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। सहसंबंध, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर क्वेश्चन घुमाना होगा, टफ करना होगा तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। सहसंबंध का मतलब होता है, देखिए, जब दूसरे दो श्रेणी इस प्रकार संबंधित हों। ठीक है, दूसरा दो श्रेणी इस प्रकार संबंधित हो कि एक पद श्रेणी में परिवर्तन से दूसरे श्रेणी में भी परिवर्तन हो जाए, तो इसे हम सहसंबंधी कहते हैं। ठीक है, या यदि एक चर के मूल्य में परिवर्तन होने से दूसरे चरण, यहाँ पे चर या फिर चरण कर लीजिए, यदि यहाँ पे यह हटा दीजिए। ठीक है, यदि एक चर या चरण के मूल्य में परिवर्तन होने से दूसरे चरण के मूल्य में भी परिवर्तन हो जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, यह सहसंबंध होता है। मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है, इसमें आपने चेंज किया तो ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सहसंबंध के प्रकार भी आप देख सकते हैं। धनात्मक या एक दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होने वाला। हरात्मक क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। रेखीय में जब दो चरों के मूल्यों में विचरण स्थित अनुपात में होता है। ठीक है, इसके बाद में फिर अरेखित, जब परिवर्तन की सीधी रेखा द्वारा दर्शाया नहीं जा सकता। मतलब क्या होता है कि जब हम दो चरों में चेंज करते हैं, यहाँ पे कुछ चेंज किया तो ये एक निश्चित अनुपात में बदलता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेखीय। और इसमें चेंज करने से या मतलब कुछ ऐसा ही चेंज हो जा रहा है, इसका कोई अनुपात नहीं बन रहा है, तो इसको हम अरेखीय बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सहसंबंध मापन विधियाँ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आप सहसंबंध गुणांक जो है ध्यान रखिएगा। कार्ल पियर्सन विधि, सहसंबंध गुणांक, ये आप याद रखना। ठीक है, कार्ल पियर्सन विधि को हम सहसंबंध गुणांक कहते हैं। एटलीस्ट इतना आप इसमें से याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आप इसको देख लीजिए। इसके बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको देखना चाहिए, ये है दो चरों के मध्य सहसंबंध -1 से लेकर मतलब +1 तक होता है। दो चरों के मध्य सहसंबंध -1 से लेकर +1 तक होता है। और +1 सहसंबंध का आशय घनिष्ठ रूप से संबंध माना जाता है। घनिष्ठ रूप से संबंध माना जाता है, मतलब प्लस क्या है, एक पॉजिटिव रिस्पांस है, और नेगेटिव क्या है, एक नेगेटिव रिस्पांस है। तो यहाँ पे +1 जो है ये घनिष्ठ रूप से संबंध माना जाता है। तो ये डेटा मुझे आपके सामने रखना था, ताकि ऐसा ना रहे कि कुछ डेटा सर आपने पढ़ाया नहीं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक से ग्रामीण शोध विकास प्रणालियाँ, जितना भी कंटेंट हो सकता है, जितना भी टॉपिक कवर हो सकता है, मैंने कर लिया है। ठीक है, अब क्या होगा कि लगभग हमने यहाँ पे लगभग 80-90 क्वेश्चन वन लाइनर भी देख लिए हैं। वन लाइनर का मतलब यहाँ पे 80-90 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितना टोटल हो चुका है,
70 क्वेश्चन लगभग हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मुझे लगता है कि 50 क्वेश्चन आपको और मिलने वाले हैं इस टॉपिक से संबंधित, जो कि आपको कल परसों में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये टोटल जो है 4 वीडियो में कंप्लीट हुआ है। आप चारों वीडियो देखिए इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।